राजस्थान का नौजवान धोखे में आ गया। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के झूठे वादों पर भरोसा करके राजस्थान की तकदीर 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथों में सौंप दी। मैं आज नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वादे के मुताबिक राजस्थान के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या राजस्थान के नौजवानों के सामने रोजगार के अवसर खोल दिए? एक काम जरूर किया। राजस्थान में भर्तियों के नाम पर प्रपंच रचा गया, वैकेंसियां डिक्लेयर की गई, लगातार परीक्षा आयोजित की गई, परीक्षा दर परीक्षा, परीक्षा दर परीक्षा। राजस्थान का नौजवान जब पेपर में एक परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होती है, सपनों का ताना बाना बुनना शुरू कर देता। इस बार सरकारी नौकर बन जाऊंगा, बच्चों के मेरे मां बाप का सपना, उनके अरमानों को पूरा कर दूंगा। लगातार मां बाप मेरी पढ़ाई के बारे में चिंतित, अच्छे से अच्छे विद्यालय से मुझे शिक्षित बनाने का प्रयास किया और शिक्षित बनाने के बाद अच्छी कोचिंग करके मैं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर लूं। मेरे अभिभावकों ने इस बात का जिम्मेदारी के साथ प्रयास किया और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सहमत हूं। ऐसा करते समय राजस्थान के करीब 10-20% अभिभावक होंगे, गांव के रहने वाले, जो कोटा शहर में अपने बच्चे की कोचिंग करवाने के लिए कर्जा तक अपने माथे पर कर लेते। मेरा बेटा सरकारी नौकर बन जाए, कर्जा में अगली फसल पर 4% पर धीरे धीरे करके चुका दूंगा। और मां बाप की माली हालत को देखकर, मां बाप के संकल्प को देखकर, मां बाप की इच्छा शक्ति को देखकर उस गरीब घर का बच्चा लगातार पढ़ता है, तन्मयता के साथ पढ़ता है, चुनौतीपूर्ण तरीके से तैयारी करता है और पेपर देने के लिए जाता है। जब घर से निकलता है, मंदिर दर्शन करता है, मां बाप का आशीर्वाद लेता है, मैंने जबरदस्त तरीके से तैयारी की है, मैं अपने मां बाप के सपने को पूरा कर दूंगा। एक उम्मीद के साथ परीक्षा के केंद्र पर जाता है और घंटे बाद रोता हुआ लौटता है। अंदर जाने के बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद पूरे राजस्थान में हड़कंप मचता है, पेपर लीक हो गया। सरकार के लिए, अखबार के लिए पेपर लीक हो गया, छोटी घटना हो सकती है, लेकिन कभी ने किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया, कल्पना नहीं की। राजस्थान के एक एक पेपर में 14-14, 15-15 लाख नौजवान बैठते और एक एक नौजवान की पढ़ाई पर, साल भर तैयारी पर एक एक अभिभावक का लाखों रुपया खर्च होता है। और जब एक पेपर लीक होता है तो साल भर लाखों बच्चों की तैयारी का, अभिभावक का, इस राजस्थान का अरबों खरबों रुपया स्वाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक के बाद एक लगातार 17 बार राजस्थान के नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और 17 बार पेपर लीक होने के बाद अब तो राजस्थान का नौजवान ये महसूस करने लगा कि क्या राजस्थान में आरपीएससी जैसी पवित्र संस्थाओं का कोई वजूद बचा। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के 6 रिश्तेदार, जब से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 6 रिश्तेदार एक साथ चयनित हुए हैं, इस राजस्थान का नौजवान पेपर लीक ना हो, लेकिन परीक्षा पूरी तैयारी से देने के बाद भी परिणाम के प्रति आशंकित रहता है, उसके मन में अविश्वास का अजगर पसर गया है।
कि अब मेरी तैयारी का परिणाम अपेक्षित मुझे मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आरपीएससी जैसी संस्थाएं तागी हो गई है। आरपीएससी का मेंबर सरेआम पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार। नौजवानों से कह रहा था, इन सारी परिस्थितियों पर अगर आप आंख बंद करके इनको नजरअंदाज करके चलोगे तो फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ आज विचार कर लीजिए। केवल गुनाह करने वाला अपराधी नहीं, गुनाह को स्वीकार करने वाला, गुनाह को बर्दाश्त करने वाला भी बराबर का अपराधी। और नौजवान इस राष्ट्र की संपदा, और राष्ट्र की संपदा कमजोर नहीं होनी। राष्ट्र की संपदा में अपनी ताकत और आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं कई बार जवानों के बीच में जाता हूं तो कहता हूं, जरा दुनिया के सारे इतिहासों को उठाकर देख लो। दुनिया में जितने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन आए, यहां तक कि दुनिया ने आजादी का संघर्ष किया और गुलामी से मुक्ति का मार्ग निकाला, सारे इतिहासों के पन्ने थकान कर देख लीजिए। एक एक इतिहास के पन्ने में नौजवान की शहादत की गंध आई, नौजवान के बलिदान, शहादत के खून के छींटे इतिहास के एक एक पन्ने पर। और नौजवानों के दुनिया में इस अद्भुत बलिदान को भारत के लोकतंत्र ने स्वीकार किया। और लोकसभा में जो पुरानी हमारी लोकसभा की स्पीकर के आसन के पीछे एक स्लोगन लिखा गया, नशा सभा न संति युवा युवान ते ये न बदलती सकते। इस हिंदुस्तान में कोई सभा पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकती जिसमें नौजवान का प्रतिनिधित्व नहीं हो। मैं ये बात कहता हूं तब नौजवान को लगता है अपना महत्व जबरदस्त ताली बजाने को प्रेरित होता, लेकिन जब मैं अगली बात कहता हूं युवा न थे ये न बदलती सकते, वो नौजवान भी नौजवान नहीं है जिसके अंदर सत्य का उद्घोष करने का साहस। और सत्य का उद्घोष ये नहीं कि आज प्रहलाद गुंजल ने, कुछ नौजवान छात्र नेताओं ने एक चोटिका गार्डन के अंदर 9 मतदाता नौजवानों का सम्मेलन किया और नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए अपना वक्तव्य दिया, उद्बोधन दिया। सच ये है कि अगर इस मुल्क में अराजकता है तो फौलादी सीना तान कर नौजवान का टकराने का दायित्व बनता है। अगर सच ये है कि ये सरकार अराजकता फैलाती है, कि अगर सरकार अराजकता करती है, अन्याय करती, तो जिस प्रकार से अपने सीने पर बम बांधकर अब्दुल हमीद पैटर्न टैंक से टकरा गया था, अपने बुलंद इरादों के साथ इस अराजक व्यवस्था से बुलंदी और हिम्मत के साथ नौजवान टकरा। इसे कहते हैं नौजवान। नौजवान को कहते हैं युवा। और कभी कभी आप विचार करें कि अगर युवा का उल्टा कर लेंगे तो क्या होगा। वायु को वेग को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से नौजवान के प्रचंड इरादों को, नौजवान की ताकत का मुकाबला करने का साहस किसी के पास नहीं होता। गुजरात का छात्र आंदोलन आप लोगों के सामने होगा। चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ गुजरात में विद्यार्थी नौजवान सड़कों पर उतर कर आ गया और तब राम मनोहर लोहिया ने इस हिंदुस्तान के राजस्थान गुजरात के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा, अगर चिमन भाई पटेल की सरकार गलत काम कर रही है तो सरकारें बदलने का 5 साल इंतजार जिंदा लाशें करती है, जिंदा इंसान नहीं करते। जिंदा इंसान झोला बनकर टकरा जाते हैं। गुजरात का विद्यार्थी सड़कों पर बदल कर आ गया और चिमन भाई पटेल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और इसीलिए मैं कहना था कि अपने अंदर झांक के अपनी ताकत को पहचान। केवल उम्र से नौजवान होने से मतलब नहीं, नौजवानों के पास अपने विचार की बौद्धिक संपदा होनी चाहिए।
अपने अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्व का भान नौजवान को होना चाहिए। और अपने दायित्व का भान तब तक नहीं हो जब तक नौजवान के पास अपने विचार की बौद्धिक संपदा नहीं है। और जो नौजवान बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण नहीं है, जिसके पास अपना आत्मचिंतन और संघर्ष करने की शक्ति और विचार नहीं, अंतरात्मा से जवान नहीं होता। आपने कभी भगत सिंह ने नौजवानों पर एक लेख लिखा, युवा, मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को पहचानना चाहते हो, अपनी परिभाषा ठीक तरीके से जानना चाहते हो, तो जीवन में एक बार भगत सिंह का लिखा हुआ युवा लेख को पढ़ने का प्रयास करें। नौजवानों की इससे सुंदर परिभाषा किसी ने नहीं दी। नौजवान के बारे में कल्पना करते हुए मैं संक्षिप्त बात उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि नौजवान अगर मचलकर सड़क पर निकल जाए तो समझ लो, कल्पना कर लो, सीने में बम बांधकर कोई व्यक्ति सड़क पर निकल रहा है, उसका मुकाबला करने का साहस किसी के पास नहीं है। उसके मन में समुद्र सी शीतलता, उसके मन में समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटा की तरह विचारों का चिंतन, इतनी गहराई का नौजवान जब तक नहीं बनेगा, दायित्व बोध होने के बाद भी अपने दायित्व की ओर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करे। और इसलिए मैं आज ये कहूं कि अगर ये लोकतंत्र का बसंत पर्व मन रहा है तो इस बसंत में ऋतु परिवर्तन होने वाला है। सरकारें करवट को की बदलने वाली है। मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल कोई मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी, इस आधार पर नौजवान का फैसला नहीं होता। समूचे राजस्थान के साथ किसने अन्याय किया है? कौन नौजवानों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहा? क्या केवल सरकार में मैं अपने हित के साथ अपने निजी स्वार्थ के आधार पर फैसला करूंगा? आज देश और समाज के सामने किस प्रकार की चुनौतियां खड़ी, दुनिया में जिस प्रकार का वातावरण बनता चला जा रहा है, सारे भारत के राजनीतिक दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करके किस प्रकार का जहर पैदा करने की कोशिश करे। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, आदि अनादि काल से चली आ रही संस्कृति, सनातन का मतलब जिसका नाम पहला आदि। अगर इंडिया गठबंधन की बैठक हो और इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर सनातन को लेकर टिप्पणी की जाए, सनातन के बारे में विचार जिस प्रकार का इंडिया गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी को जोड़कर, ये सनातन कैंसर है, सनातन कोरोना। अब मैं नौजवानों से पूछना, जो सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है, प्राण, भारत को दुनिया में अगर विश्व गुरु कहा गया तो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के कारण, हमारी वैचारिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण हम दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा पाते। यह हमारी सनातनी आत्मा के प्राण। और इंडिया गठबंधन के लोग भारत की राजनीति में फिर से सनातन का परंपरा, सनातन का झंडा बुलंद हो, इस संदेश को लेकर चलने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश दुनिया में साख खराब करने के लिए सनातन पर उंगलियां उठाने लगे। भारत के नौजवान को यह विचार करना पड़ेगा, जो सनातन को चुनौती देना चाहता है उसका भारत के राजनीतिक मानचित्र से अस्तित्व मिट जाना चाहिए। जब तक इस चुनौती को इस चुनाव में देश प्रदेश का नौजवान स्वीकार नहीं करे। सनातन को चुनौती देने वाले लोग
आदि अनादि काल से इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनकर शेष बचे। सनातन के स्वरूप को, सनातन के अस्तित्व को कोई बिगाड़ नहीं पाया। और आज देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के अंदर जब मौजूदा सरकार सनातन की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, भारत के आम जन की बात करती है, भारत के जीवन मूल्यों की बात करती है, भारत के आध्यात्मिक चिंतन की बात करती है परसों तक गुलामी की जंजीरों से बना हुआ भारत आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भी अगर दुनिया का पिछलग्गू बनकर खड़ा रहे तो भारत के नौजवान के सामने इससे बड़ी चुनौतीपूर्ण और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। पिछली सरकारों ने इस दिशा में आत्मचिंतन नहीं किया और मोदी इस दिशा में आत्मचिंतन करके भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत की सनातन संस्कृति की विरासत को सहेज कर दुनिया में फिर से इसका परचम फहराना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को ये मंजूर नहीं, या तो भयभीत है कि अगर सनातन का परचम पहना दिया जाएगा तो इंडिया का गठबंधन रसातल में चला जाएगा। ये जो देश के सामने विकट स्थितियां और ये जो विकृत राजनीतिक सोच भारत के मानचित्र पर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इस विकृति का कोई मुकाबला करेगा तो अकेले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं है। इस मुल्क के एक जवान को लगता है ये भारत में राजनीतिक विचार की विकृति को हवा देने का प्रयास है। भारत के मानस पर ये विकृत अवस्था की राजनीतिक विचारधारा थोप कर भारत के राजनीतिक वातावरण को दूषित करके ये भारत के वैभव को, भारत के अस्तित्व को, भारत की विरासत को चुनौती देने का प्रयास है। तो फिर इस चुनौती से चट्टान बनकर टकराने का दायित्व किसका है? तब मैंने कहा युवान के ये न वदन्ति सत्यम, अगर ये सच है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं को कुचलकर सत्यानाश करके भारत के सांस्कृतिक वैभव को खत्म करके भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसके कारण हम विश्व गुरु की परम उपाधि पर पहुंचे थे, फिर से हम उस दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, भारत को भ्रमित करके उसको रास्ते से भटकाने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो भारत परम वैभव पर पहुंचे ये भारत की राष्ट्रीय संपदा की जिम्मेदारी है। कौन है भारत की राष्ट्रीय संपदा? भारत की राष्ट्रीय संपदा गुड़गांव, बंबई की कोई बहुमंजिला इमारतें, भारत के धनपतियों के पास अथाह संपदा कि हम कोई अंबानी अडानी या दुनिया के 5वें नंबर के हम धनी आदमी हमारे पास भारत में होंगे, ये राष्ट्र की संपदा नहीं है। राष्ट्र की संपदा है इसकी करुणा, इसकी जवानी, जिसके पास देश की दिशा को बदलकर पूरी देश में दुनिया की तकदीर को लिख डालने की ताकत अपने हाथों में मौजूद है। वो संपदा आज भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा। और इसीलिए मैं आज केवल एक बात इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देश और समाज के सामने जिस प्रकार की विकट परिस्थितियां पैदा हो गई, हमारी सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना चाहते, कौन मुकाबला करेगा? भारत की राष्ट्रीय संपदा। मेरे सामने एक एक व्यक्ति जो बैठा है तो इस देश की अमूल्यवान संपदा, उसके साथ विरासत की खातियां, हम विश्व गुरु हुआ करते, भारत के सांस्कृतिक वैभव का दुनिया में डंका बजा करता। मैं उस संस्कृति का उपासक, इतनी बड़ी उपासक उपाधि, इतनी बड़ी विरासत दुनिया में किसी देश के नौजवान के पास नहीं हो सकती। मैं भगत सिंह के विचारों के मुल्क का नौजवान, हमारे पास करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह जैसे नौजवानों की शहादत इस मुल्क के जवानी की रगों में इंस्पायरिंग करती हुई रोज रोज आंखों में खुलकर मिलकर तोड़ती रहती है। उसकी शहादत की गंध भारत की जवानी की
में रोज केसर केवड़े की तरह हमारी सांसों में भगत सिंह की शहादत की विरासत थी। हम धनवान विरासत के लोग, तो जब धनवान विरासत के लोग हैं तो वर्तमान कैसा होना चाहिए, और जब वर्तमान का चिंतन हमारे पास ठीक होगा, हम जो फैसला करने वाले हैं वो भविष्य की बुनियाद रखेगा। अगर हम आज के चुनाव में भारत के सांस्कृतिक वैभव को नष्ट करने वाले लोगों को वर्तमान में अगर सत्ता की ओर जाने का मार्ग बना देंगे तो फिर हमारी भविष्य क्या होगा, ये भविष्य की संपदा का चेहरा मोड़ा क्या होगा। और इसलिए हमारे पास हम विरासत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है, ये तीनों चीज हमारे पास है। हम विरासत को हमारी संपदा समझकर उसके स्मरण से, उसकी गंध से हम वर्तमान को सहेजेंगे और वर्तमान का हमारा फैसला भ्रष्टाचार विरोधी होगा। वर्तमान का हमारा फैसला जमानों के खिलाफ चलने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकने का होगा। वर्तमान का हमारा फैसला सनातन को नष्ट करने वालों के खिलाफ होगा। वर्तमान का हमारा फैसला भारत के भविष्य को संवारने वाला होगा। जब हम वर्तमान को ठीक तरीके से समझकर कोई निर्णय करेंगे तो आज का हमारा निर्णय भविष्य की बुनियाद का आधार होगा। भविष्य कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, ये कल्पना करने से काम नहीं चलेगा। ये ताकत हमारे पास है, हमारी भुजाओं में है, हमारी बौद्धिक संपदा में है, हमारे चिंतन में है, हमारे नित्य नूतन सोच के अंदर समाहित है कि हम जैसा वर्तमान में सोचेंगे, जिस प्रकार का वर्तमान का चेहरा मोहरा बनाएंगे, वैसा ही भारत के भविष्य की बुनियाद बन जाएगी। और ये बुनियाद रखने का दायित्व किस पर है, किसको कहा गया है? जवान भारत का भविष्य है। भारत का भविष्य, भारत का भविष्य इसलिए नहीं कि अभी आपकी उम्र कम है, 18 साल के हैं, 90 साल तक आपको जीना है, 72 साल तो आप भारत का भविष्य हो। भारत का भविष्य इसलिए नहीं कि आपके पास अभी लंबी उम्र का पड़ाव बताया है। आप भारत का भविष्य इसलिए हो, आपके पास क्षमता है, आपके पास ताकत है, आपके पास जुनून है, आपके पास खुदाई है, आपके पास खुददारी है। कोई है लड़ाई का लाल जो इस भारत की बौद्धिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत को, भारत के सनातन को चुनौती देने का प्रयास करे तो फिर उसको भारत की इस नौजवान संपदा से लोहा लेना होगा। और इसीलिए नारा जवान देते हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और अगर इस बात में तनिक मात्र भी सत्य नहीं, तुम्हारे पास इतना नैतिक साहस नहीं, तो फिर जन नौजवानों ने अपनी खुरेजी के मुंह पे, अपनी खुददारी, अपनी ताकत, अपने नैतिक साहस के मुंह पे भारतीय समाज में इस प्रकार का माइलस्टोन स्थापित कर दिया। उनकी ताकत, उनके बुलंद प्रचंड इरादों को देखकर समाज ने जिस प्रकार से जवानी का अनुसरण करना शुरू किया, तब ये नारा लगने लगा, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। लोग जानते हैं विकटताओं में, विषमताओं में, चुनौतियों में मार्ग बनाने का रास्ता बनाने की ताकत अगर किसी के पास है तो नौजवान के पास है। इस मुल्क के सामने कोई विषमताएं होंगी, विकटताएं होंगी, कोई चुनौतियां होंगी, कोई संकट होगा, तमाम संकटों के बीच में से भारत के भविष्य का सुगम मार्ग बना डालने की ताकत अगर किसी के पास है, जिस पर चलकर सारा भारत एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण समृद्ध और सुदृढ़ भारत बने, उस मार्ग का निर्माण करने की ताकत अगर किसी के पास है तो नौजवान के पास है। और इसीलिए कहा गया है, जिस और जवानी चलती है जवानी
बेईमानी का विषमताओं से लड़कर, चुनौतियों से लड़कर, अन्याय और अत्याचारों से लड़कर समाज में सुव्यवस्थित मार्ग बनाने का जो साहस, इसलिए समाज का भरोसा है जवान इस मुल्क की संपदा नहीं है, इस मुल्क का भरोसा, विश्वास, आत्मविश्वास, ताकत। और जब आपकी परिभाषा इतनी भयानक है तो फिर आपके पास चिंतन का आधार होना चाहिए, ये समझने के लिए मैं राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हूं, अद्भुत संपदा, मेरा सारा राष्ट्र मुझे भविष्य की इस भारत की सुनहरी तस्वीर बनाने वाला महानायक समझकर मेरी ओर देख रहा है। अगर ये चिंतन आपके मन में है तो फिर आपका फैसला ठीक होगा। मैं राजस्थान में सुशासन लाना था, मैं राजस्थान में बेईमानों और भ्रष्टाचारों की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। अब मैं उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता जो केवल बेईमानी करके पैसे कमाना जानता है, घुर्रा कर लोगों को डराना जानता है, और अब तो उसकी बेईमानी के किस्से कोटा से बाहर निकलकर दिल्ली तक चले गए, और दिल्ली में केवल विरोधी पक्ष के राजनीतिक गलियारों में नहीं, स्वयं की पार्टी में दो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके नाम पर चिंतन न करे तो सबसे पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे अच्छा ये कोटा का धारीवाल जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, और अपना कमाऊ पुत्र लगातार पिछली 3 सरकारों में होने के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़ा चढ़ाकर गए। अगर मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो फिर से यूडीए मंत्री यानी मेरा कमाऊ पुत्र 80-85 साल की उम्र में भी इसी को बनाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा शानदार कमाऊ पुत्र कोई दूसरा हो नहीं सकता। वो पेड़ भी करने की कोशिश करे, नहीं ये तो क्लीन बाबू है। तो दूसरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कहे मुख्यमंत्री जी आप गलत बात कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा में मुझे एक राजस्थानी ने कहा है ये मंत्री पर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप है, ये भ्रष्ट। किसी मंत्रिमंडल में शामिल किसी एक मंत्री का स्टेटमेंट सरकार के संयुक्त स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता, ये मुख्यमंत्री भले उसको फिर सरकार से अलग कर दे। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने शेखावटी में भाषण करते हुए कहा धारीवाल जी के ऑफिस में 50% कमीशन के बिना काम नहीं चलता। सरकार का मंत्री और उस पर कांग्रेस पार्टी का आला कमान मोड़ लगा, और तभी जुबान से कोटा का एक कलेक्टर हरिमोहन मीणा जो 50% दबाव पर पत्रावली पर दस्तखत करने से यह कहकर इनकार करता है रिवर फ्रंट में जरा इंजीनियरिंग महकमा तखमीना बनाता है, तखमीना इतना कमजोर क्यों कि 50% दबाव पर टेंडर आवे, जरा इस पर न्याय संगत टिप्पणी लेकर आइए। न्याय संगत टिप्पणी नहीं, 2 घंटे बाद कलेक्टर का तबादला आता है और कलेक्टर पेज पर लिखता है देश 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 5 साल में 5-6 कलेक्टर बदल दिए जाए, ये 50% अभाव नहीं, ये 50% तो हिस्सा है बेटे का भ्रष्टाचार। क्या ये कोटा शहर ऐसे भ्रष्ट राजनेता को फिर से चुनने की गलती करना चाहता? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, क्या ऐसे भ्रष्ट नेता के खिलाफ जवानी को मचल कर सड़कों पर नहीं आ जाना चाहिए? क्या जवानी ऐसे बेईमान और भ्रष्ट शासन को उखाड़ कर फेंकने की चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहती? और जिस जवान के अंदर चट्टान की तरह थोड़ा भी सीना तान कर चुनौतियों से लड़ने का साहस नहीं हो सकता, वो जवान कहलाने का हकदार नहीं हो सकता।
और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी बौद्धिक संपदा को बढ़ाओ, अपने आत्मचिंतन को बढ़ाओ, अपने हक अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों के क्षेत्र का निर्धारण करो, अपनी जिम्मेदारी का निर्धारण करो। इस रूप में करो, मेरी जिम्मेदारी मेरे और मेरे परिवार के अलावा मेरे मुल्क के लिए भी जिम्मेदारी है। अगर ये सोच भगत सिंह का नहीं हुआ होता तो भारत की आजादी की संघर्ष की लपटें इस मुल्क में खड़ी नहीं हुई। करतार सिंह सराभा ने अपने हृदय में नहीं पाला होता तो उसकी शहादत को याद करके उसके फोटो को अपनी जेब में रखकर दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी शहीद भगत सिंह पैदा नहीं होता। हमारे पास विरासत जुनून पैदा करने वाली असंख्य विरासत है। उस असंख्य विरासत के साथ अपने आप को जोड़ना सीखो। हम कितनी बड़ी सशक्त मजबूत विरासत के लोग हैं और उसके साथ जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आपको भविष्य के लिए जो चुनौतियां आ रही है सनातन का नष्ट करने वाले, सनातन को तहस नहस करने वाले, सनातन को कैंसर बताने वाले, सनातन को कोरोना बताने वाले। अब सनातन भारत में जनजीवन के लिए कोरोना जैसा खतरा है। अब सनातन भारत में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी है। अगर ये सोच जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण हम दुनिया के विश्व गुरु थे उस सामाजिक परिदृश्य में मन मस्तिष्क पर डालने का प्रयास किया जा रहा है तो मेरे सामने बैठी हुई करुणाई से कहना चाहता हूं, ये राष्ट्र को पतन के मार्ग पर ले जाने का प्रयास है या राष्ट्र के उत्थान का मार्ग। और अगर ये राष्ट्र के सामने चुनौती है, राष्ट्र को पथ भ्रष्ट करने का प्रयास है केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि के कारण और इस आंदोलन की अगुवाई इंडिया गठबंधन की अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो फिर नौजवानों आखिरी बार कह रहा हूं, प्रचंड संकल्प धारण करो। बसंत के इस पतझड़ में मेरा दायित्व केवल वोट देने का नहीं, वोट के माध्यम से भारत को संरक्षित करने का, वोट के माध्यम से राजस्थान को संरक्षित करने का, वोट के माध्यम से राजस्थान के अंदर नौजवानों के और समाज के अनुकूल परिस्थितियां निर्माण करने का, मेरे वोट के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को परम वैभव के रास्ते पर ले जाने का और भारत के सनातन का झंडा फिर से दुनिया में बुलंद हो, इसका मार्ग मेरे वोट से प्रशस्त करूंगा। इतने गहरे चिंतन के साथ क्या ये नौजवान वोट करेगा और करवाएगा? क्या ये वोट करेगा और करवाएगा? क्या भ्रष्टों को उखाड़ कर कोटा से फेंक देगा? आज केवल इतनी सी बात करनी है, यहां से जिम्मेदारी समझकर जाए, हलक चला दें, घर घर में शंखनाद ठोक दें, जंग का ऐलान। इस बार कोटा का नौजवान इस चुनावी समर के अंदर केशव का पांचजन्य फूंक गए। महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ पे से पांचजन्य फूंका संत तो शत्रु सेना के सबसे पुरंदर योद्धा भीष्म पितामह ने कहा, आचार्य केशव का पांचजन्य फूंक गया है। पांचजन्य केवल जीत के लिए बनता है, केवल संघर्ष का संग्राम नहीं। पांचजन्य फूंक दे नौजवान, केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं। नौजवानों ने ठान लिया और पांचजन्य फूंक दिया तो युद्ध का फैसला हो गया, जीत हमारे पाले में हो गई। क्या इसके लिए संकल्प लेके जाएंगे? जरा एक बार जोर से दोनों मुट्ठियां बंद करके क्या इसके लिए संकल्प लेके जाएंगे? भारत माता की धन्यवाद।